बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भौतिकी, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स वाले पार्ट में अपने पास 5 चैप्टर रहेंगे। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन 5 चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं ताप एवं ऊष्मीय प्रसार। पहला चैप्टर जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा अपना ताप एवं ऊष्मीय प्रसार। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ताप एवं ताप पैमाने, कि तापमान क्या होता है और उसको नापने के लिए कौन कौन से स्केल्स अपने पास होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, या फिर उसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ताप होता क्या है, तापमान किसको बोलते हैं अपन। तो तापमान की अगर बात करें तो तापमान किसी भी वस्तु की तप्तता या शीतलता को बताता है। तप्तता या शीतलता, तापमान, अगर मुझे किसी वस्तु का तापमान पता लग जाए तो मुझे यह पता लग जाएगा कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। जैसे अगर मान लो आपको पता लग जाए कि आज का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, तो उस दिन अपन को पता लग जाता है कि आज अपन को कहीं पे भी बाहर नहीं निकलना है, और बाहर जाना है तो अपना फेस कवर करके जाना है, या जो भी अपन को स्कार्फ वगैरह लगा के जाना है। ऐसे अगर मुझे सर्दियों के टाइम पे पता लग जाए कि हाँ भाई आज के दिन अपना तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, तो उस दिन मुझे पता लग जाता है कि उस दिन मुझे चुपचाप रजाई के अंदर बैठे रहना है, कहीं भी बाहर नहीं निकलना है, सर्दी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो ये तापमान होता है, किसी भी वस्तु कितनी गर्म है या कितना ठंडा है। इसके बाद में अगर अपन उष्मा की बात करें तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का प्रवाह तब होता है कि जब भी अगर अपन दो अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। परिणामी उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। देखिए, उष्मा का परिणामी प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और तब तक होता रहेगा कि जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। सपोज अगर मान लीजिए एक वस्तु है 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, दूसरी वस्तु है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की। अब अगर मैंने दोनों को कांटेक्ट में ले आया तो जो गर्म वस्तु है उसकी ओर से उष्मा का परिणामी प्रवाह निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता रहेगा। तो जिस वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु जो थी उसका तापमान धीरे धीरे घटने लग जाएगा, और जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु थी उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का तापमान बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तो फिर उष्मा का प्रवाह, परिणामी उष्मा का प्रवाह होना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें उसमें साम्यावस्था, उसमें साम्यावस्था किसको बोलेंगे अपन। साम्यावस्था का मतलब एक अपने पास में एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जहां से चीजों का इधर एक साइड से दूसरी साइड फ्लो होना बंद हो चुका हो, उसको अपन साम्यावस्था बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साम्यावस्था की बात करें, उसमें साम्यावस्था, तो उसमें साम्यावस्था कब बोला जाएगा कि अगर मैं दो वस्तुओं को संपर्क में ले आऊं, अगर मैं दो वस्तुओं को संपर्क में ले आता हूं, अगर उसके बाद भी उनमें अगर उष्मा का कोई परिणामी प्रवाह नहीं होता है तो इसका मतलब दोनों वस्तुएं उसमें साम्य में होगी। मैं दो वस्तुओं को संपर्क में लेके आया, लेकिन मैंने देखा कि परिणामी उष्मा का प्रवाह ना तो इधर से इधर हो रहा है ना इधर से इस तरफ हो रहा है, यानी कि दोनों वस्तुएं ताप्य साम्य में बोली जाएगी या उसमें साम्य में बोली जाएगी। इसके जस्ट पहले अभी अपन ने पढ़ा था कि उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाए। अब उसमें साम्यावस्था के लिए अपन बोल रहे हैं कि उसमें साम्यावस्था उस अवस्था को बोलेंगे जब दो वस्तुओं के बीच में कोई उस परिणामी उष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा हो। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इनके बीच में कोई परिणामी उष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों का तापमान समान होगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं उसमें साम्य में हैं तो ताप्य साम्य में भी होगी और उनका तापमान भी समान रहने वाला है। यानी कि यहां से अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आता है कि परिणामी उष्मा का जो प्रवाह होता है उसका कारण क्या होता है, तापांतर होता है। अगर दो वस्तुओं के बीच में तापांतर है, दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ परिणामी उष्मा का प्रवाह होगा। यह अपन जानते हैं कि परिणामी उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। लेकिन अगर दोनों वस्तुओं के तापमान बराबर हो जाते हैं तो परिणामी उष्मा का कोई किधर भी प्रवाह नहीं होता। यानी कि दोनों वस्तुएं ताप्य साम्य में कहलाएगी, उष्मीय साम्य में कहलाएगी, उनके बीच में कोई उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ये अपन ने ताप्य साम्य पढ़ लिया है, उसमें साम्य पढ़ लिया है। तो और इसके बाद में अपन अब बात करते हैं उष्मागतिकी के शून्य नियम की। अपन पढ़ चुके हैं कि उसमें साम्य में अगर दो वस्तुएं जिनका तापमान समान हो उनको अगर एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। इसे ही अपन ने उसमें साम्य बोला था, इसे अपन ने ताप्य साम्य बोला था, यानी कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं उष्मागतिकी का शून्य नियम, जिलॉट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यदि दो वस्तुएं ए तथा बी एक तीसरी वस्तु सी से पृथक पृथक उसमें साम्यावस्था में है तो वस्तुएं ए तथा बी आपस में उसमें साम्यावस्था में होंगी। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहते हैं जिलॉट अपन से कि अगर अपन बोल रहे हैं कि ए सी के साथ साम्यावस्था में, अगर ए सी के साथ साम्यावस्था में यानी कि ए का तापमान सी के तापमान के बराबर होगा।
फिर इसके बाद में बोला कि बीबीसी के साथ साम्यावस्था में, अगर बीबीसी के साथ उसमें साम्यावस्था में यानी कि बी का तापमान भी सी के इक्वल होगा। अपन ने बोला ए सी के साथ साम्य में, बी सी के साथ साम्य में, यानी कि ए का तापमान भी सी के बराबर, बी का तापमान भी सी के बराबर, तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों का तापमान भी समान होगा, यानी कि ए और बी भी उसमें साम्य अवस्था में या तापीय साम्य अवस्था में होंगी। अपन ने बोला ए सी के साथ साम्य अवस्था में दोनों का टेम्परेचर इक्वल, बी सी के साथ साम्य अवस्था में दोनों का टेम्परेचर इक्वल, दोनों का ताप समान कर दिया, यानी कि अपन बोल सकते हैं यहां से कि ए और बी का तापमान भी समान होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, शून्य नियम बोलते हैं। ये किसके लिए परिभाषित किया गया था, तापमान के लिए परिभाषित किया गया था, इसलिए अपन बोलते हैं जलोढ़ ताप की अभिधारणा देता है। इसके बाद में अगर ताप मापन की बात की जाए तो वो शाखा जो ताप को मापने से संबंधित है उस शाखा को अपन बोलते हैं तापमिति। जो इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं, जो ताप मापने की जो युक्ति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तापमापी, या फिर क्या बोल दिया जाता है, थर्मोमीटर। ये नाम आपने सुना हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें जो भी पदार्थ काम में लिए जाते हैं तापमापी में, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, तापमितीय पदार्थ, यानी कि ये ऐसे पदार्थ है जो ताप के लिए संवेदनशील होते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं तापमान के पैमानों की। सबसे पहले तापमान के पैमानों की बात करें तो अपन को जनरली पता है कि जो तापमान नापा जाता है या तो सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, जिसमें जनरली मौसम विभाग जो होता है वो नापता है। आपको पता है दिन का टेम्परेचर अपन को कि अभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, पीछे डिग्री सेंटीग्रेड ही लगा हुआ होता है। यानी कि मौसम विभाग जो भी टेम्परेचर मेजर करता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करता है। इसके अलावा जो दूसरा स्केल होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट आपने सुना होगा कि जब भी अपने बुखार वगैरह आता है तो बुखार वगैरह में ऐसे दिखाया जाता है कि 104 डिग्री का बुखार है, 110 डिग्री का बुखार है। तो एक्चुअली वो तापमान जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, वो होता है डिग्री फारेनहाइट में। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके शरीर का तापमान 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब पानी उबल जाना चाहिए। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई पानी डाल दे तो पानी उबल जाना चाहिए। तो जो तापमान होता है वो एक्चुअली डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता। जब भी अपने बुखार आता है, फीवर आता है, तो उसको जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, फारेनहाइट में मापा जाता है। इसके अलावा तीसरा स्केल है जो केल्विन होता है। आपने जनरली 9-10 तक पढ़ा होगा कि 273 ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि उसको केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपन देखते हैं कि क्या होता है तीनों के बीच में जो तुलना करते हैं अपन। अगर अपन तुलना करने वाले हैं तीनों के बीच में, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल है और केल्विन वाला स्केल है। सपोज मान लीजिए मैंने एक थर्मामीटर ले लिया, एक थर्मामीटर लेकर उसमें अपन ने जो भी लिक्विड भरा जाता है वो लिक्विड अपन ने भर दिया। अब अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसने भी डिग्री सेंटीग्रेड स्केल बनाया उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस पॉइंट को बोला है जहां पर पानी फ्रीज हो जाता है, पानी जम जाता है, जहां पर उसको यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है, जो पर फिक्स पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो पॉइंट होगा जहां पर पानी उबलता होगा। एक थर्मोमीटर लिया मैंने, पानी का लेवल बढ़ता जाता है, वो अपन को टेम्परेचर बताता है। सबसे पहले मैंने वो पॉइंट ढूंढा जहां पर पानी जम रहा था। जिस पर पानी जम रहा था मैंने उस पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपने हिसाब से मार्कर से लिख दिया कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और फिर जहां पर मैं तापमान बढ़ाता गया, जिस पॉइंट पर पानी उबलने लगा था उस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और इसके बीच में 100 डिवीजन बना दिए अपन ने। फ़ारेनहाइट भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि मैं तो, अब फ़ारेनहाइट वाला पैमाने की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट पैमाना जिन्होंने बनाया उन्होंने बोला कि मैं तो नया पैमाना बनाऊंगा, डिग्री सेंटीग्रेड वाला मुझे पसंद नहीं आया। तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला पसंद नहीं आया, उन्होंने वही थर्मामीटर लिया। अब की बार जहां पर पानी फ्रीज हो रहा था, जहां पर पानी जम रहा था, उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हटाकर उसकी जगह लिख दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तापमान बढ़ाते गए, जहां पर पानी उबलने लगा उस जगह पे उन्होंने लिख दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल यहां पर थर्मामीटर में जब यहां पर लिक्विड आया तो डिग्री सेंटीग्रेड वाले ने इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, उसी पॉइंट को फ़ारेनहाइट वाले ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, दोनों तापमान सिमिलर होंगे। ऐसे में बोल सकता हूं कि जहां पर पानी उबलने लगा था वहां पर इन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था और इन्होंने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसी पॉइंट पर पानी उबलता है, इसी पॉइंट पर पानी उबलता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों तापमान समान है। ऐसे फिर जो तीसरे भाई साहब आए, उन्होंने केल्विन स्केल बनाया।
केल्विन स्केल जब बनाया तो केल्विन स्केल की बात करें तो जहां पर पानी जम रहा था, अब की बार उन्होंने बोल दिया कि मैं यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं लिखूंगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं लिखूंगा, और उस पॉइंट को उन्होंने बोल दिया 273 केल्विन, जहां पर पानी जम रहा था। यानी कि पानी जहां पर जम रहा था वही तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, वही तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और वही तापमान 273 केल्विन है। बस डिग्री सेंटीग्रेड में जब उसको मापते हैं तो उसको 0 बोल दिया था, और जब फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो उसको 32 बोल दिया था, और केल्विन में नापते हैं तो उसको अपन ने 273 बोल दिया है। ऐसे जब पानी उबलने लगा तो उस पॉइंट को यहां पर 373 केल्विन बोल दिया। इस तरीके से अपने पास में 3 नए नए स्केल बन चुके हैं। अगर मैं चाहूं तो मेरा भी नया स्केल बना सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोल दिया कि मेरा नया स्केल बनाऊंगा, लाल कृष्ण शर्मा मेरा नाम है, एलके वाला स्केल बनाने की सोच ली अपन ने। तो जब मैंने एलके स्केल बनाने की सोची तो मैंने बोल दिया कि जहां पर पानी जमता है, जहां पर पानी फ्रीज होता है, उसको मैं बोल दूंगा 50 एलके, और जहां पर पानी उबल रहा है उसको मैंने बोल दिया कि यहां पे मैं इसको 200 एलके बोल देता हूं। तो ये नया स्केल बन गया एलके स्केल, जहां पर 50 एलके पर पानी जमता है और 200 एलके पर पानी उबलने लग जाता है। इनमें अंतर परिवर्तन का सूत्र क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए कि फ़ारेनहाइट में कितना आएगा इसका मान 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। जो तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 40 है, फ़ारेनहाइट में अगर उसको मेजर किया जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली। तो अंतर परिवर्तन का अपन ने एक सूत्र लिखा। कैसे बनता है सूत्र, सबसे पहले देख लीजिए। अगर मान लीजिए अपन को डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। आपसे बोला जाता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो सबसे पहले अगर अपन डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाएगा, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदला जाएगा, या तीनों को आपस में एक दूसरे से कैसे अपन एक्सचेंज करेंगे। तो इनके लिए अपन एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला बनाने का केवल इतना सा ट्रिक है कि अपन को जिस भी तापमान को बदलना हो वो तापमान सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड की। डिग्री सेंटीग्रेड की कोई वैल्यू है, मुझे बदलना है उसको फ़ारेनहाइट में या केल्विन में बदलना है। तो कैसे बनाते हैं अपन फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि यहां पर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तापमान को मुझे परिवर्तित करना है। उसके बाद में लोअर फिक्स पॉइंट मुझे लेना है कि जहां पर पानी फ्रीज हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दीजिए या लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोल दीजिए। तो अपन ने बोल दिया कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी फ्रीज हो रहा था, अपोन में अपन बात करेंगे तो अपोन में फिक्स है कि ये जो स्केल की जो लेंथ है, ये लेंथ आने वाली, यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहां पर 0 था, तो नीचे अपन अपोन में हमेशा क्या लिखा जाएगा 100 माइनस 0। ऐसे जब डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो अपोन में क्या लिखा जाएगा 212 माइनस 32, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन लिखते हैं अपन। जैसे यहां से 0 से लेकर 100 तक कितने डिवीजन हो चुके होंगे, 100 डिवीजन हो चुके होंगे। ऐसे फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर अगर अपन 212 तक चले तो 180 डिवीजन हो जाएंगे। इससे अगर यहां पर चले तो यहां पर कितने डिवीजन हो जाएंगे, 100 डिवीजन हो जाएंगे। तो अपन ये फॉर्मूला बना रहे, यहां पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन वह तापमान जिसको परिवर्तित करना है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, अपोन में जो लिखने वाले हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिख दिया जाएगा। अब इसको मुझे फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट का जनरल तापमान जिसको मुझे बदलना रहेगा उसको क्या बोल दूं मैं, एफ बोल देता हूं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, 32 हो जाएगा, तो एफ माइनस 32 अपोन में से क्या आएगा, टोटल डिवीजन कितने बन रहे हैं, टोटल डिवीजन यानी कि 212 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू। अगर केल्विन की बात की जाए तो केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है 273। जिस भी तापमान को अपन को बदलना उसको जनरल तापमान को अपन ने बोल दिया के माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ऐसे कोई सा भी, जैसे मान लो मैंने एलके स्केल बनाया है, लेकिन एलके स्केल वाला अपन लिखेंगे नहीं, उसकी जगह जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। बाकी अगर एलके स्केल वाला लिखना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, एलके माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 50 अपॉन अपर लिमिट कितनी है अपॉन 200 माइनस 50 कर दिया जाएगा। तो ऐसे कोई भी नया स्केल बना सकता है। जिस जगह पर फ्रीज हो रहा हो उसको एक अलग पॉइंट बोल दो, जहां पर बॉईल कर रहा हो वाटर उसको अलग पॉइंट बोल दो, और उन्हीं से एक स्केल बन जाता है जिसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो एक कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला आ चुका है अपने पास में, लेकिन अपन इसकी जगह एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसकी जगह अपन एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला कोई भी जनरल स्केल लिख देता हूं मैं आपके लिए। जिस मान लीजिए एक्स स्केल है, तो एक्स स्केल है तो एक्स इसका लोअर फिक्स पॉइंट या फिर क्या बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड
पॉइंट, तो कोई भी स्केल हो गया जिसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। आगे चल के अपन ने देखा c माइनस 0 c हो जाएगा, यहां पर 100 बचेगा और इसको अपन ने f माइनस 32 अपॉन 180 k माइनस 273 अपॉन 100 हो चुका है। दूसरे वाले को अपन ने नहीं लिखा है। जनरली इन तीनों में कन्वर्जन अपन को करना होता है। यहां पर अगर और इनको अपन कैंसिल आउट करना चाहें तो यहां से 20 से कैंसिल आउट होंगे, 5 टाइम्स ये 9 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। c अपॉन 5 f माइनस 32 k माइनस 273 अपॉन 5। यहां पर ये फॉर्मूला अपने पास आ चुका है जब भी डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन में अपन को एक दूसरे को कन्वर्ट करना हो। लेकिन अगर मान लीजिए बात आती है, बात आ जाती है अपने पास में कि कोई नया स्केल बनाया है, नए स्केल के साथ अपन को कन्वर्जन करना है, तो फिर अपन यहां से कन्वर्ट करेंगे। वही अगर कोई नया स्केल दे दिया मुझे तो कन्वर्जन करना है, तो वापस से डिग्री सेंटीग्रेड स्केल बनाऊंगा, नया स्केल जिसकी मुझे उत्पटांक या कोई सी भी वैल्यू गिवन होगी, तो उसको फिर ऐसे अपन को रिलेशन बनाना है और फिर कन्वर्ट करना है। बाकी अगर इन तीनों में कन्वर्ट करना हो तो इन तीनों के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, c अपॉन 5 f माइनस 32 अपॉन 9 k माइनस 273 अपॉन 5। अगर अब मान लीजिए, अब सपोज इससे कन्वर्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाता है कि डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो केवल अपन डिग्री सेंटीग्रेड वाला लेंगे, केल्विन वाला लेंगे। किसको कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो c की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 40 डिग्री, वो जनरल तापमान जिसे मुझे दूसरे तापमान में परिवर्तित करना है, c की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 40। यहां के की जो वैल्यू अपन को मिलेगी वही उस 40 डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन में वैल्यू हो जाएगी। ये अपन को याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो अपन क्वेश्चन करेंगे उनके बाद ये अपने लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। बच्चों, अपन कल पढ़ चुके थे कि तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर कैसे चेंज किया जाता है। जैसे सेल्सियस को अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, c अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100। ये रिलेशन अपन पढ़ चुके थे। ये अपन कहा है कि अगर मुझे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे तापांतरों के मध्य तुलना करनी हो, मान लीजिए मैं बोल दूं कि अगर सेल्सियस पर तापमान मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना बढ़ जाएगा तापमान, या सेल्सियस पे मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो केल्विन वाले पर तापमान कितना बढ़ जाएगा। जब अपन को तापांतरों के मध्य तुलना करनी हो तो तापांतरों के मध्य तुलना करने के लिए अपने पास में ये वाला फॉर्मूला होता है, डेल्टा c अपॉन 100, डेल्टा f अपॉन 180, डेल्टा k अपॉन 100। ये स्केल से आया है ये फॉर्मूला। इसको अगर अपन इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा c अपॉन 5, डेल्टा f अपॉन 9 और डेल्टा k अपॉन 5 हो जाएगा। देखिए समझिए, अगर मान लीजिए अपन ने यहां पर चेंज किया है कि डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मैंने 100 बढ़ा दिया, यहां 0 से लेकर कहां तक पहुंच गया, मैं 100 तक पहुंच गया। अगर मैं यहां 0 से 100 तक पहुंच चुका हूं तो फ़ारेनहाइट पर मैंने चेंज कितना हो चुका है, 32 से 212, यानी कि यहां पर 180 का चेंज हो चुका है। इस फॉर्मूले में आप ऑटोमेटिक अगर डेल्टा एफ की वैल्यू 180 पुट करोगे तो डेल्टा सी की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास 100 आ जाएगी। कहने का मतलब कि अगर फ़ारेनहाइट वाले स्केल पर अगर मैं 180 डिग्री बढ़ाता हूं तो सेल्सियस वाले पर 100 डिग्री बढ़ता है और केल्विन वाले पर 100 केल्विन बढ़ जाता है। यहां से एक बार वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। सपोज मैंने डेल्टा एफ कितना बढ़ाया, 180। डेल्टा एफ अगर मैंने 180 बढ़ाया, यहां पर डेल्टा एफ की वैल्यू 180 पुट करेंगे अपन। जैसे अपन यहां पर डेल्टा एफ की वैल्यू 180 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर अपन 180 का चेंज करते हैं तो सेल्सियस वाले स्केल पर 100 का चेंज आता है। उसी के कोरेस्पोंडेंस से रिजल्ट यहां पर लिखे गए हैं। इसके बाद केल्विन स्केल को क्यों डिफाइन किया गया, उसका मेन रीजन जो था, केल्विन स्केल अपन को न्यूनतम तापमान बताता है। अगर आप बोल चुके हैं कि केल्विन स्केल पर न्यूनतम तापमान 0 केल्विन होता है, तो 0 केल्विन का मतलब अपन कह सकते हैं कि इससे न्यूनतम तापमान को मापना या इससे न्यूनतम तापमान होना संभव नहीं है। टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव ऑन केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर तापमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन ही न्यूनतम तापमान है। उसके नीचे के तापमान को आप मेजर नहीं कर सकते हो, या ये बोल सकते हैं कि वहां पर गैसें भी फ्रीज, गैसेस जो होती है वो भी उस जगह पर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, अगर आइडियल गैस की बात करें तो। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि 0 केल्विन से तापमान कभी भी कम नहीं हो सकता, केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कि एक तापमान पैमाने से दूसरे तापमान पैमाने पर
कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या तापमान की कोई वैल्यू सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे या केल्विन में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिया है क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट पैमाने पर इसके संगत तापमान कितना होगा। जैसे किसी वस्तु का तापमान आपने मेजर किया, अगर मान लीजिए वो आ जाता है आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपने डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल से मेजर किया था, अब अगर आप फारेनहाइट वाले स्केल से मेजर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अपन को सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना था, फारेनहाइट में, यानी कि मुझे सी और एफ वाले दोनों फंक्शन लेने केवल फॉर्मूले में। केल्विन में मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, तो केवल मैंने सी को एफ में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों टर्म मैंने यहां पर यूज कर ली। मुझे गिवन है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सेल्सियस पैमाने पर उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि मुझे सी की वैल्यू 25 पुट करनी है, और फिर जो एफ की वैल्यू आएगी वही इसके कोरस्पॉन्डेंस या इसके संगत फारेनहाइट पैमाने पर स्केल हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए अपन बात करें यहां से सी की वैल्यू 25 यहां पर पुट कर दी जाए, यहां से अगर सी की वैल्यू यहां पर 25 पुट कर दूं तो सी इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 लिख दूं क्या, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 77 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई तापमान जिसको मैं सेल्सियस पर मेजर कर रहा था, सेल्सियस स्केल पर, अगर वहां वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था, उसी तापमान को अगर मैं फारेनहाइट स्केल से मेजर करता तो यानी कि जो तापमान है वो कितना आता, 77 डिग्री सेंटीग्रेड आता। बच्चों वो अपन 1 बाय 1 करके क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, और सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन, सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापमापी को उबलते हुए पानी में डुबोया जाता है। मैंने उबलते हुए पानी में अगर उनको डुबो दिया, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फारेनहाइट पैमाने पर स्केल, फारेनहाइट पैमाने पर जो रीडिंग आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 212 डिग्री फारेनहाइट आ रही होगी। ये अपन पहले पढ़ चुके थे स्केल्स में कि सेल्सियस पैमाने पर उबलते हुए पानी की रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, फारेनहाइट वाले पर कितनी आएगी, 212 डिग्री फारेनहाइट आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपन से, अब पानी को फारेनहाइट पैमाने पर 140 डिग्री अंकित होने तक ठंडा किया जाता है, यानी कि मैंने पानी को इतना ठंडा किया है कि फारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग कितनी आ चुकी है, 140 डिग्री आ चुकी है। अब मुझे बताना है कि जब फारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग 140 डिग्री आ चुकी है, उस टाइम पर सेल्सियस पैमाने पर रीडिंग कितनी आ रही होगी, यानी कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली अपन से ये पूछा गया है कि 140 डिग्री फारेनहाइट को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। बस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना दिया है, तो अपन को बेसिकली करना क्या है, 140 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। जब मुझे डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से मतलब है केवल, तो दो ही टर्म में यूज करूंगा, C अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 लिख दिया जाएगा। अब अपन को 140 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है, तो यानी कि इसका मतलब एफ की वैल्यू 140 हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू 140, और मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सेंटीग्रेड वाले पैमाने पर इसकी वैल्यू, इसकी रीडिंग कितनी आ रही होगी। अगर मैं यहां पर एफ की वैल्यू 140 पुट कर देता हूं, तो 140 पुट करने के बाद में 108/9 यानी कि 12 टाइम्स, यानी कि यहां से अपन बोल सकते हैं C अपॉन 5 इज इक्वल टू 108/9, यहां से C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यानी कि जब फारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग 140 डिग्री फारेनहाइट रह चुकी है, तो उस टाइम पर सेंटीग्रेड पैमाने पर भी रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटते घटते 60 डिग्री सेंटीग्रेड रह चुकी होगी। यह पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन बोल रहे हैं कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट पाठ्यांक समान होगा। मतलब अगर मैं बोलूं, सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 2000 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है, तो सेंटीग्रेड पैमाने पर भी अगर मैं उसको चेंज करूं तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही आना चाहिए। दोनों की वैल्यू दोनों पैमानों पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मान लिया वो तापमान कितना बोल दिया अपन ने, x बोल दिया, यानी कि x ऐसा तापमान है कि मैं बोल सकता हूं कि x डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू x डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दोनों पैमानों पर तापमान की वैल्यू समान आने वाली है, यानी कि मैं एक पैमाने से उसको दूसरे पैमाने में कन्वर्ट करूं तो उसकी जो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल डिजिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मान लिया वो तापमान कितना रहेगा, x रहेगा। किस किस पैमाने की बात करिए, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने की बात करिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट वाले पैमाने की टर्म अपन लिख देंगे।
C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 लिख दूं क्या मैं? अपन से बोला है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर रीडिंग क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। दोनों पर रीडिंग सेम आनी चाहिए, तो मैं बोल दूं क्या कि C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू मैंने कितनी बोल दी? X बोल दी। दोनों की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो अपन ने दोनों की वैल्यू सेम कर दी, X पुट कर दिया यहां पर। अगर इसके बाद में अपन X पुट कर दिया जाए यहां पर, तो X अपॉन 5 इज इक्वल टू X माइनस 32 अपॉन 9 बोल सकते हैं इसको। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5x माइनस 160। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4x बचेगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 160। यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 40 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जो माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर अपने पास में आया, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर इक्वल रहने वाली है। यानी कि अगर आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो वहां फ़ारेनहाइट स्केल पर भी इसकी वैल्यू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगी। या फिर ये बोल सकते हो कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट करोगे डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल में, तो वहां पर भी इसकी वैल्यू माइनस 40 ही आने वाली। उस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक तापमापी पर जल का हिमांक बिंदु 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित होता है, तो इस पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा जब वास्तविक सेल्सियस पैमाने पर तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है? देखिए क्या पूछा जा रहा है अपन से बोला गया, मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी नया स्केल बना सकता है। अगर मैं चाहूं तो मैं मेरे नाम से नया स्केल बना सकता हूं कि जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वहां पे मैंने कोई नई रीडिंग दे दी, और जहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो वहां पर अपन ने कोई नई रीडिंग दे दी, तो नया स्केल बन जाता है। ऐसे ही यहां पर किसी ने नया स्केल बना दिया है, और नया स्केल इस टाइप से बना है कि जहां पर पानी फ्रीज हो रहा था, जहां पर पानी जम रहा था, उस जगह को उसने बोल दिया है कि वहां पर मैंने टेम्परेचर लिखूंगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहां पर पानी उबल रहा है वहां पर टेम्परेचर लिखा जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक ये उसने डिग्री सेल्सियस का दूसरा पैमाना बना दिया है अपनी इच्छा से। वास्तविक पैमाना क्या होता है? वास्तविक पैमाना होता है कि जब पानी जहां पर फ्रीज होता है उसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी जहां उबलता है उसको बोला जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कैसे अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपन ने बोल दिया कि एक पैमाना तो जो है वो वास्तविक वाला है, इसको मैं वास्तविक पैमाना बोल देता हूं, और ये जो नया पैमाना अपन ने बनाया है उसको अपन ने नया पैमाना बोल दिया है। जो वास्तविक वाला है उसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, और जो नया वाला पैमाना बनाया है उसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड डेस बोल दिया, ताकि अपन को समझने में आसानी रहेगी। डिग्री सेंटीग्रेड डेस, जो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं, हिमांक या क्वथनांक आ रहे हैं, अगर वास्तविक पैमाने पर मेजर करते तो कितना आता? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना आता? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अपन ने किसी दूसरे पैमाने पर मेजर किया है, उसको अपन ने डिग्री सेंटीग्रेड डेस लिख दिया है, और वहां पर जो हिमांक बिंदु आएगा वो तो आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड डेस, और यहां पर आने वाला है 150 डिग्री सेंटीग्रेड डेस। तो यहां पे अपन ने लिख दिया कि ये जो पैमाना है इस पर, नया वाला जो पैमाना है इस पर अपन ने 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बोल दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में जो एक्चुअल पैमाना जो होता है, एक्चुअल पैमाने पर अपन बोल सकते हैं क्या कि यहां पर ये रीडिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती थी हिमांक वाली, और क्वथनांक वाली रीडिंग जो होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती थी। अब क्वेश्चन में मेरे से यह पूछा जाता है कि जब वास्तविक पैमाने पर रीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो उसके संगत नए पैमाने पर रीडिंग कितनी आने वाली है? मैं दोनों पैमानों के मध्य संबंध लिखना मुझे आता है क्या? अपन ने बोला था क्या संबंध हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, सामान्य ताप जनरल टेम्परेचर माइनस हिमांक बिंदु अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। वही रिलेशन एक बार फिर से डेराइव कर रहे हैं अपन दोनों के बीच में। इसका सामान्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड डेस बोलूंगा, इसका सामान्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड बोलूंगा, दोनों के बीच में फिर से अपन संबंध लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर इस वाले स्केल के लिए लिखा जाए तो इस वाले स्केल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड डेश माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 20, इसको सी डेस बोल दीजिए, सी डेस माइनस 20 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर दूं तो ये 150 माइनस 20 हो जाएगा क्या?
इसके बाद में अगर अपन बात करें वास्तविक पैमाने की, तो वास्तविक पैमाने वाले को अपन सी बोलेंगे। सी माइनस क्या लिख दिया जाए, 0 अपॉन क्या लिख दूं, 100 माइनस 0 लिख दिया जाए क्या। यहां तक ऐसा संबंध लिखना अपन ने केल्विन, फारेनहाइट या एलके स्केल, उनके लिए अपन ने ऐसा रिलेशन लिखना सीखा था। वही रिलेशन अपन ने फिर से बना दिया, क्योंकि एक नया स्केल आ चुका है, नया स्केल आ चुका है, तो उसके साथ रिलेशन लिखने के लिए अपन ने फिर से वही बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बना दिए, हिमांक क्वथनांक बना दिए, और फिर अपन को उसके बाद में रिलेशन लिखना आता है। अब अपन से यह बोला जा रहा है कि जब वास्तविक सेल्सियस पैमाने पर तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वास्तविक सेल्सियस पैमाना यानी कि जो सी वाला है, नया वाला पैमाना जो सी डैश वाला है, तो वास्तविक पैमाने पर रीडिंग दे रखी मुझे कि वास्तविक पैमाने पर रीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। वास्तविक पैमाना यानी कि सी की रीडिंग कितनी है, 60 है। तो इसके संगत नए वाले पैमाने पर यानी कि सी डैश वाले पैमाने पर रीडिंग कितनी आने वाली, तो क्या मैं सी की वैल्यू यहां पर, सी की वैल्यू 60 पुट कर दी जाए क्या। अगर मैं यहां पर सी की वैल्यू 60 पुट कर देता हूं, तो देखिए सी डैश माइनस 20 अपॉन 130 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, यही होगा। यहां से स्कूड़ा दे जाए 3 अपॉन 5 हो जाएगा। सी डैश माइनस 20 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 130 कर दिया जाए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये 26 टाइम्स 78 हो जाएगा, 20 को और उधर भेजेंगे पॉजिटिव में आ जाएगा, तो सी डैश की वैल्यू अपने पास में आने वाली है 98 डिग्री सेंटीग्रेड डैश। यानी कि जो मैंने गलत वाला पैमाना बनाया था, जो नया पैमाना जो मैंने बनाया था, उस पर वास्तविक पैमाने पर अगर तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो नया पैमाना मैंने बनाया है उस पर जो आने वाली रीडिंग रहेगी वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड डैश रहेगी। बच्चों अभी तक जो भी अपन ने क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम अपन ने देखा है कि अपन पैमाने को या रीडिंग को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कन्वर्ट कर रहे थे। अब अगर अपन बात करते कि अगर मान लीजिए मैंने एक पैमाने पर रीडिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दी, सेंटीग्रेड पैमाने पर मैंने रीडिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दी, तो फारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग कितने डिग्री बढ़ जाएगी, या केल्विन पैमाने पर रीडिंग कितने डिग्री बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर अपन परिवर्तन की बात करेंगे कि अगर एक पैमाने पर तापमान इतना परिवर्तित किया जाता है, तो उसके संगत दूसरे पैमाने पर तापमान में कितना चेंज आएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जिसे मैंने डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से कितना कर दिया, 100 कर दिया। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड वाले पैमाने पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो फारेनहाइट पैमाना 32 से 212 डिग्री फारेनहाइट पर पहुंच जाता है, यानी कि वहां पर 180 डिग्री का चेंज होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाले में आप 100 का चेंज करते हो फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक, तो उसके संगत फारेनहाइट पैमाने पर जो तापांतर होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। इसी से अपन ने एक रिलेशन निकाला था, डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। उसमें बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी वस्तु के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया जाता है, तो फारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने पर ताप में परिवर्तन बताइए। डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है किसी वस्तु का तापमान, तो फारेनहाइट में कितने डिग्री बढ़ जाएगा और केल्विन में कितना केल्विन बढ़ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। यानी कि यहां पर मुझे जो फॉर्मूला काम में लेना है वो परिवर्तन वाला काम में लेना है। क्या परिवर्तन वाला फॉर्मूला अपन ने ये लिखा था, क्या डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। इस बार मुझे केल्विन पैमाने पर भी चेंज निकालना है और फारेनहाइट पैमाने पर भी चेंज निकालना है। सबसे पहले मैं फारेनहाइट वाले पैमाने पर चेंज निकाल रहा हूं। मुझे डेल्टा सी की वैल्यू पता है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा था, और उसके संगत मुझे डेल्टा एफ पता करना है, यानी कि फारेनहाइट पैमाने पर कितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म को ले रहा हूं काम में। यहां पर अपन ने लिख दिया डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। यहां से अपन ने इसको लिख दिया है। डेल्टा सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया है, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया। डेल्टा सी इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो यहां से डेल्टा एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। क्या इसी टाइप से अगर मान लीजिए मुझे केल्विन में चेंज निकालना हो कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने 10 डिग्री का चेंज किया सेल्सियस पैमाने पर, तो केल्विन पैमाने पर चेंज कितना हो जाएगा। तो अब की बार इन दोनों टर्म को काम में ले रहे हैं अपन। अगर इन दोनों टर्म को काम में लिया जाए तो कैसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। यहां से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि मैं बोल सकता हूं डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना आने वाला है, डेल्टा के आने वाला है। क्या डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के आने वाला है। क्या
यानी कि जितना तापांतर आप सेल्सियस पैमाने पर करते हो उतना ही तापांतर केल्विन पैमाने पर होता है, हमेशा होता है। मैं आपको स्केल से बताता हूं। जब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तब केल्विन पर 273 केल्विन था। जब आप बॉइलिंग पॉइंट पर चले गए यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन हो चुका है। सेल्सियस पैमाने पर आप 0 से 100 तक गए यानी कि चेंज कितने का हो चुका है, 100 का। केल्विन पैमाने पर आप 273 से कहां पर जा रहे हो, 373 पर, यानी कि यहां पर भी चेंज कितने का हो चुका है, 100 का। यानी कि सेल्सियस या केल्विन पैमाने पर चेंज क्या बना रहता है, सेम बना रहता है। जितना चेंज, जितना डिग्री से आप इसमें चेंज करते हो सेल्सियस में, उतने केल्विन का चेंज केल्विन पैमाने पर हो जाता है। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा सी इज इक्वल टू 10 गिवन है क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां से अगर डेल्टा सी 10 पुट कर दिया जाए तो डेल्टा के इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 10 केल्विन आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर आप सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो केल्विन पर भी उसका तापमान 10 केल्विन बढ़ जाएगा। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट पर वही तापमान 18 डिग्री से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी वस्तु के डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप के मध्य ग्राफ बनाइए तथा इसका ढाल भी बताइए। देखो, जो पहले बोला गया है डिग्री सेंटीग्रेड पहले बोला गया है तो उसको y एक्सिस पर रखना है, और जो बाद में बोला गया है डिग्री फ़ारेनहाइट उसको कहां पर रखना है, x एक्सिस पर रखना है। ये तरीका होता है ग्राफ बनाने का। डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रीडिंग चल रही होगी, डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या रीडिंग चल रही होगी, उनका मुझे ग्राफ बनाना है और ग्राफ के साथ साथ उनका ढाल भी बताना है, यानी कि tan थीटा भी मुझे बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मुझे 2 पॉइंट फिक्स पता है कि एक तो जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु का सेल्सियस पैमाने पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जबकि फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। दूसरा बिंदु मुझे पता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा क्वथनांक, जहां पर पानी उबलता है, और उसके संगत तापमान फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने वाला है। तो सबसे पहले ये वाले पॉइंट अपन ग्राफ पर बना देते हैं। सबसे पहले अपन ने ग्राफ पे पॉइंट बनाना स्टार्ट किया। डिग्री सेंटीग्रेड वाली एक्सिस यही वाली रहेगी, वाई एक्सिस। यहां पर अपन बोल सकते क्या कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और यहां पर कहीं अपन ने रेंडमली बोल दिया कि यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहां पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आने वाला है। अगर यहां पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आने वाला है, इससे थोड़ा सा आगे अपन ने कहीं बना दिया कि यहां पर क्या आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, और यहीं पे कहीं आगे अपन ने बना दिया कि यहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये मैंने पॉइंट बना दिए क्योंकि मुझे पता है इन्हीं पॉइंट से अपन ग्राफ बना सकते हैं। अपन को 2 पॉइंट पता होने चाहिए, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट मुझे पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो हिमांक बिंदु होता है, वो कहां पर रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर कहां पर रहेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो फ़ारेनहाइट पर मुझे पॉइंट लेना है 32 पर, और सेल्सियस वाले पर लेना है मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले अपन पॉइंट बना देते हैं कि मुझे पता है कि जहां पर बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जब पानी उबलने लग जाएगा, जब पानी उबलने लग जाएगा तो उस टाइम पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा होगा तापमान सेल्सियस पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर मुझे तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलने वाला है। यानी कि एक पॉइंट अपना ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट फ़ारेनहाइट पर लेना है मुझे 32 डिग्री, और सेल्सियस पर लेना है मुझे 0 डिग्री। ये 32 डिग्री, ये 0 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट यहीं पर बन जाएगा। अगर अब मैं दोनों पॉइंट को मिला देता हूं तो यहां से जो ग्राफ मिलेगा मुझे, वो एक सरल रेखा मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे। ग्राफ अपन यहां से बना देते हैं। ये जो ग्राफ आ रहा है ये बिल्कुल सरल रेखा होगी। इसको आगे तक बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, अब अपने पास में ग्राफ आ चुका है। मैंने 2 पॉइंट ढूंढे। अगर मुझे कोई भी सरल रेखा बनानी तो मुझे 2 पॉइंट पता होने चाहिए थे। मुझे यह पता है कि हिमांक और क्वथनांक की रीडिंग मुझे पहले से पता थी, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक ले लिया, जहां पर
डिग्री फ़ारेनहाइट पर रीडिंग 32 रहेगी और सेल्सियस पैमाने पर इसकी रीडिंग कितनी आने वाली है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पॉइंट मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिया, क्वथनांक लिया, क्वथनांक पर अगर मैंने फ़ारेनहाइट वाली रीडिंग चेक करी तो 212 आ रही है, डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है और ये पॉइंट मुझे पहले से पता है। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब टेन थीटा, जहां पर थीटा कहां से लिया जाता है, एक्स एक्सिस से लिया जाता है, धनात्मक एक्स अक्ष से लिया जाता है, यानी कि इस वाली अक्ष से मुझे थीटा लेना है और फिर वो जो टेन थीटा रहेगा वही मुझे स्लोप देगा। तो अगर अपन अब स्लोप निकालने की बात करें तो एंगल ये वाला ले लिया जाए क्या? अगर ये वाला एंगल में ले दूं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने, स्लोप या ढाल, ढाल टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब बटे अगर आधार की बात करें तो यहां से यहां तक की अगर मैं हाइट देखूं, यहां से यहां तक की ये लंबाई देखी जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां पर 0, यहां पर कितना था 100, तो ये लंबाई 100 आने वाली, क्या 100 माइनस 0 करेंगे, ये वाली लंबाई 100 आ जाएगी क्या पूरी। इस वाली लंबाई को अपन ने लिख दिया कि ये वाली लंबाई कितनी आने वाली है, 100 आने वाली है। इधर वाली लंबाई की बात करें, यहां से लेकर यहां तक, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, यहां से लेकर यहां तक वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी क्या। लंब बटे अगर अपन आधार कर दे तो लंब 100 हो जाएगा और जो आधार है वो 180 हो जाएगा। तो यहां से जो इसका स्लोप आने वाला है, जो ढाल आने वाला है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 180 लिख दिया जाए, यानी कि जो इसका ढाल आता है, जो टेन थीटा आता है वो कितना आता है, 5/9 आता है ढाल, इसका ढाल यानी कि टेन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों बहुत सी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बोल देगा कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाले पैमाने के मध्य स्केल कौन सा होगा, स्केल आपसे पूछ लिया और यहां आपको ऑप्शन दे दिए ऐसे, एक ऑप्शन ये, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसा, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया। अब मुझे अगर मैच करना है कि यहां पर कौन सा वाला ग्राफ डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच वाला होगा, तो मुझे पता है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट एक्सिस को तो कहां पर कट करता है, पॉजिटिव में, और डिग्री सेंटीग्रेड को कहां पर कट करता है, नेगेटिव में कट करता है, यानी कि ये वाली लाइन रहेगी जो कहां से निकल रही होगी, इस वाले क्वाड्रेंट से निकल रही होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये वाली लाइन ये वाली रहने वाली है, जो फ़ारेनहाइट एक्सिस को पॉजिटिव पर कट कर रही है, ये वाली लाइन यहां पर रहने वाली है, जो एक तो फ़ारेनहाइट एक्सिस को कट कर रही है और माइनस डिग्री सेल्सियस वाली एक्सिस को कट कर रही है। मुझे ध्यान रखना है कि ये धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष को कट करते हुए डिग्री सेल्सियस और एफ का ग्राफ निकलता है। चार लाइन भी बना दी तो वहां पर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है अपन से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 10 केल्विन तापमानों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। वैल्यू बतानी है अपन को, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे ज्यादा है, 10 केल्विन सबसे ज्यादा है, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा है। एक एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको बताना हो कि 5 मीटर या फिर 600 सेंटीमीटर में से कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है। अगर आपको बताना हो कि 5 मीटर या 600 सेंटीमीटर में से कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दोनों की यूनिट सेम हो पाएगी तभी अपन बता पाएंगे कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है। मुझे पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या मैं इसको लिख दूं क्या कि ये 500 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये वाला 600 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। अब मैं यहां से क्लियर बता सकता हूं इन दोनों में कि इन दोनों में से कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, 600 वाली वैल्यू ज्यादा है। लेकिन उसके पहले मुझे मीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, सेंटीमीटर में। जब अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो अपन को पता लग गया कि ये 500 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है और ये वाला 600 सेंटीमीटर था। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था कि इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता, तब भी मैं बता सकता था। लेकिन अगर अपन को कंपेरिजन करना है तो पीछे वाली यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी तो अपन इजीली बता सकते हैं कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी। इस यहां पर एक अपने पास फ़ारेनहाइट है, एक डिग्री सेंटीग्रेड है, एक केल्विन है। अगर मैं तीनों टेम्परेचर को किसी एक में कन्वर्ट कर दूं, या तो तीनों सेंटीग्रेड में हो जाए, या फिर तीनों फ़ारेनहाइट में हो जाए, या फिर तीनों केल्विन में हो जाए, तो अपन इजीली बता पाएंगे कि कौन सी वाली वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी और कौन सी वैल्यू कम रहेगी। अब तीनों कन्वर्ट करना अपन को आता है, मैं तीनों को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो एफ और सी वाली टर्म अपन ले लेंगे, C/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 लिख दिया जाएगा। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदल रहे हैं, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाए, 10 डिग्री हो जाएगी। अगर एफ की वैल्यू यहां पर 10 पुट कर दी जाए तो C/5 इज इक्वल टू -22/9 आ जाएगा।
यानी कि अपन बोल सकते हैं C इज इक्वल टू -110/9, यानी कि यहां से अपन बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी रहने वाली है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो पहला वाला टेम्परेचर है अपने पास में, पहला वाला टेम्परेचर जो था 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास में? -12.2 डिग्री सेंटीग्रेड के, -12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा वाला टेम्परेचर पहले से डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, जिसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा वाला टेम्परेचर अपने पास में हो चुका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ही है पहले से, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे वाले टेम्परेचर की बात करते हैं। तीसरा वाला टेम्परेचर है अपने पास में 10 केल्विन। अगर 10 केल्विन को मुझे चेंज करना हो कि सबको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर रहे हैं, तो अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो सी वाली टर्म काम में लेंगे, के वाली टर्म काम में लेंगे। तो यहां पे देखिए C/5 इज इक्वल टू के -273/5, ये फॉर्मूला होता था कन्वर्जन वाला। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और के की वैल्यू मुझे 10 गिवन है। 10 केल्विन को कन्वर्ट करना है, यानी के की वैल्यू 10 गिवन है। अगर के की वैल्यू यहां पर 10 पुट कर दी जाए, यहां से इसको 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दें, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? -263 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से अपन बता सकते हैं कि जो तीसरा वाला टेम्परेचर है 10 केल्विन, 10 केल्विन इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास में? 10 केल्विन इज इक्वल टू -263 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीनों टेम्परेचर में अपन कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि -263 डिग्री माइनस में, नेगेटिव में, यानी ये सबसे कम रहेगा। फिर इससे ज्यादा वाला टेम्परेचर -12.2, और जो सबसे ज्यादा है वो रहेगा +10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको अगर अपन ऑर्डर में लिखना चाहें तो ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं अपन। सबसे कम वाला जो नेगेटिव, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव में यानी कि सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर अपन इनका ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो इनका ऑर्डर अपन लिख सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 10 केल्विन, फिर उससे बड़ी वैल्यू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी दोनों वैल्यू नेगेटिव में। ओके बच्चों।